हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये क्लास 4 है हिंदी पेडागोजी का। अगर अभी तक आपने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको वीडियोस में मिल जाएंगे या आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हो। मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है। आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आज हम शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान देना या फिर सिखाना। हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे हम उसे औपचारिक रूप से सीख रहे हैं या फिर अनौपचारिक रूप से सीख रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब शिक्षण है। हम अपने जीवन में स्कूलों में सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, अपने घरों में सीखते हैं। तो वो जो सीखने का एक प्रोसेस है जो पूरे जीवन भर चलता है, वो टीचिंग होती है, जिसको हम शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान जिससे हम ज्ञान लेते हैं, चाहे हमारे वो पेरेंट्स हों, हमारे टीचर्स हों, कोई ऐसे अनुभव व्यक्ति हो जिसके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, वो हमें ज्ञान दे रहा होता है, तो वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ शिक्षण होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं अपने जीवन भर, औपचारिक अनौपचारिक रूप से, वो सब कुछ शिक्षण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो जॉन डेवी थे, इनका कहना था कि जो शिक्षण है उसके 3 आयाम होते हैं। शिक्षण जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। जबकि जॉन एडम्स का कहना था कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये जॉन एडम्स का कहना था। और शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी का कहना था। दो मुखी प्रक्रिया में क्या है, जो जिसकी बात जॉन एडम्स करते हैं कि शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय, मतलब एक ध्रुव तो अध्यापक हो गया और दूसरा ध्रुव छात्र हो गया। लेकिन जॉन डीवी क्या कहते हैं कि अध्यापक तो है, इनके 3 आयाम में एक तो अध्यापक आता है, आप देख सकते होंगे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ। एक तो अध्यापक है, जो आपके टीचर्स हैं। सेकंड आपका छात्र, जो स्टूडेंट। विषय वस्तु में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे कॉन्सेप्ट हो या फिर हमारे जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, वो क्या होता है? वो विषय वस्तु होता है। ठीक है, तो 2 आयाम में जिसकी बात जॉन एडम्स करते हैं, वो अध्यापक और छात्र की बात करते हैं। और त्रिमुखी प्रक्रिया जिनकी बात जॉन डेवी कहते हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। मतलब अध्यापक छात्र के अलावा जो कुछ भी है सीखने का, जिससे हम सीख रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ आपका आ जाता है विषय वस्तु में। ठीक है, अभी हम आते हैं शिक्षण के सिद्धांत पर। शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। ये सिद्धांत क्या बात करता है? इसमें बोलता है कि बच्चों को करने का अवसर देना चाहिए। एक बच्चा जो होता है वो बच्चा इन द सेंस, जैसे आप खुद पे भी ये बात लागू कर सकते हैं कि जब कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ दिनों तक अस्थायी हो सकता है, या हम कोई चीज सुन रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ देर तक अस्थायी हो सकता है। लेकिन हम जिस चीज को करते हैं खुद से, वो क्या होता है? काफी लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में वो स्थायी रहता है, वो चीजें याद रहती हैं। जो काम हम खुद करते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा हमारे दिमाग में वो ज्यादा क्या बोलती हैं, स्थायित्व तो प्रदान करते हैं हमारे दिमाग को। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि एक बच्चे को अगर आप जैसे पौधे दिखा रहे हैं या फिर आप उसको आप बारिश बता रहे हैं कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि आप कक्षा में बच्चों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं। आप बच्चों को बता रहे हैं कि आपको मिट्टी निकालना है, पौधे को रखना है, पानी देना है, उसको खाद देना है। ठीक है, आप सब कुछ ये बता रहे हैं उसको, या फिर आप कुछ पिक्चर दिखा दिखा करके उसको बता रहे हो, तो वो चीजें उसको समझ में तो आएंगी। लेकिन अगर आप उसको खुद पौधे लगाने के लिए दोगे, अगर वो खुद पौधों को लगाएगा, तो जो
ज्ञान उसके दिमाग में, जो स्थायित्व तो उसके दिमाग में वो पौधे लगा करके सीखने से आएगा, वो बताने या फिर दिखाने से भी नहीं आएगा। तो जो चीज हम सुनते हैं या देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए याद होती है, लेकिन जो चीज हम करते हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे को आप खुद से करने का मौका देंगे, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव है, खुद उन चीजों को वो कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है चीजों को, तो जब वो खुद से उन चीजों को करता है तो क्या होता है, वो एक अच्छा समस्या समाधान करता बनता है। क्योंकि जब वो उस काम को कर रहा है, जैसे उस पौधे को वो लगा रहा है, तो उसके पास कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, उसे बहुत कुछ पता नहीं है। तो अभी जब उसके पास समस्याएं आएंगी तो उसका वो समाधान ढूंढेगा। तो क्या होता है, उसके अंदर समस्या को समाधान करने की क्षमता विकसित होती है अगर बच्चा खुद से एक्टिव होकर उन चीजों को करता है। दूसरी चीज कि बच्चा अवलोकन करता बनता है, क्योंकि वो अवलोकन ही तो कर रहा है। अगर वो उस पौधे को लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके लगाया जा रहा है, वो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उन चीजों को। तो बच्चा है जो अवलोकन करता बनता है, समस्या समाधान करता बनता है वो, और आलोचनात्मक जो चिंतन होती है वो उसके दिमाग में क्या होता है, वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका देना चाहिए कि वो खुद से चीजों को करें और सीखें। सेकेंड टॉपिक आपका आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत कि बालक को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप उसको अगर प्रेरित करेंगे तो वो क्या होगा, फिर आपको उस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे अगर बच्चा मोटिवेट हो रहा है, आपका एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स आपका ये काम है, अगर आप एक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके इसके सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। जब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे उस काम को ज्यादा बेहतर करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वो कुछ कर रहे हैं और आपने उन्हें कुछ बोल दिया तो क्या होगा, उससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो बच्चे उस चीज को करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर उसको पढ़ने में मन लग रहा है आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अगर क्रिकेट में मन लग रहा है, उसको डांस करने में मन लग रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करिए उन चीजों को करने के लिए। तो उससे क्या होगा, और मोटिवेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आप पुरस्कार दे सकते हैं। हमेशा पुरस्कार देना भी अच्छी बात नहीं होती, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। पुरस्कार बीच बीच में आप बच्चों को पुरस्कार रख सकते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में मोटिवेशन होता है। आप बच्चों की प्रशंसा अगर करेंगे तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो करके आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, अभी प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे बच्चा अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करता है। तीसरी आपकी आती है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत मतलब बच्चों में रुचि उत्पन्न करना। बच्चों में रुचि उत्पन्न करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों में आप रुचि उत्पन्न करेंगे तो वो क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है। अगर आप बच्चों में रुचि, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइड का यूज कर सकते हैं, आप रंगीन इमेज यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उन चीजों को जब बच्चे देखते हैं तो उनके अंदर रुचि होती है और जानने की। थोड़ा सा कक्षा को इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। ऐसे बोरियत जैसा पढ़ाना तो बच्चे बोर हो जाते हैं उससे। तो थोड़ा सा कक्षा को क्या है वैसा बनाइए। आप रंगीन चित्रों का यूज कर सकते हैं, स्लाइड का यूज करके उनको दिखा सकते हैं, तो उससे बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है, तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आती है जीवन से संबंधित या जोड़ने का सिद्धांत। मतलब बच्चों को आप जो कुछ भी बता रहे हैं, बच्चों को आप जो कुछ भी बताएंगे वो उनके जीवन से जोड़ करके बताइए। मतलब ऐसी चीजें उन्हें मत बताइए जो उन्हें पता ही नहीं हो। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एज आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो बच्चों को, इतिहास, और इतिहास में आप उसको बता रहे हो कि गुजरात में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, महाराष्ट्र में ऐसी चीजें होती हैं, तो बच्चों को नहीं पता वो चीजें, तो वो उनको समझने में बहुत दिक्कत होगी, उन चीजों को वो समझ नहीं पाएंगे। आप उनको जीवन से रिलेट करके, मतलब जो उनके आसपास की चीजें हैं, जो बच्चे का अनुभव है, जिन जिन चीजों को बच्चा समझ रहा है, जिन चीजों को बच्चा जानता है, उसके जीवन में जो चीजें हो रही हैं उससे रिलेट करके आप बच्चों को चीजें पढ़ा सकते हैं।
उनके जीवन में जैसे क्या है, उनके जीवन में आप वो सुबह स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, वो उनके सराउंड में ये क्या है, उनका इन्वायरमेंट है। तो इन्हीं चीजों से जोड़ करके आपको बच्चों को क्या करना है, चीजों को सिखाना है। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब भी बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हो तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही आप उसको नया ज्ञान दे सकते हो। ये कई बार एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो हमेशा बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही नए ज्ञान की शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मतलब भिन्नता आप समझ सकते हो कि एक कक्षा में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। सारे इंसान एक जैसे नहीं है तो बच्चे एक जैसे कैसे होंगे। तो कक्षा में हमें सारे बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। तो आपको उन सारे बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षण कराना है। जैसे कोई बच्चा है जिसको ब्लैक बोर्ड पे देखने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुनने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से उनको चीजें कम समझ में आती है, औसत होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में। ठीक है। तो आपको क्या करना है एज अ टीचर, आपका ये काम है कि जिन बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है आप उनको आगे बैठा सकते हो कि आप आकर के आगे बैठ जाओ, क्योंकि अगर वो आगे बैठेंगे तो उन्हें दिखेगी वो चीजें। अगर बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो आप उनको थोड़ा सा आगे बैठाओ और थोड़ा सा लाउड बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो, जिससे वो बच्चों को सुनाई दे। जिन बच्चों को कम समझ में आता है आपको जरूरत है कि उन बच्चों पे थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, उनको ज्यादा टाइम दो। तो इस तरीके से क्या है कि सारे बच्चों को ध्यान में रख करके आपको बच्चों को शिक्षण देना है। यही है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कि जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रख करके आपको कक्षा में बच्चों को शिक्षण देना है। आता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत मतलब कि बच्चों को अ, ऐसी चीजें आपको सिखानी चाहिए जो उनको स्वतः समझने में आसानी हो। ठीक है, वो स्वतः उन चीजों को समझ जाए। तो उसके लिए आप उनको अपने माहौल से जोड़ करके पढ़ाइए ताकि वो बच्चे जो है स्वतः उस चीज को सीख सकें। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है, जिसमें बच्चों को आप ऐसी चीजें, ऐसा माहौल दें कि वो स्वतः उन चीजों को ऑब्जर्व कर सके, खुद उन चीजों को स्वतः वो सीख सकें। तो ऐसा माहौल आपको बच्चों को देना है। अब आता है प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवहार जैसे आपको अपने कक्षा का माहौल ऐसा रखना है कि बच्चों को अपने बात कहने का और उनकी बात सुनने का अवसर मिले। ठीक है, ऐसा कि नहीं कि बच्चा आपसे डर रहा है, आपसे कुछ भी कहने में वो डरता है। आपने ऐसा माहौल बना के रख दिया है क्लास का कि बच्चा आपसे कुछ कह नहीं पाता है। तो वैसी चीजें नहीं करनी है। एक ऐसा इन्वायरमेंट कक्षा का रखना है कि बच्चा जो है वो एक दूसरे की बातों को सुन सके और अपनी बातों को आपके सामने रख सके। मतलब एक विचार विमर्श का अवसर बच्चे को मिलना चाहिए कक्षा में। ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, आवृत्ति का सिद्धांत मतलब, आवृत्ति मतलब होता है अभ्यास कराना यानी कि दोहराना। तो अगर हम किसी चीज का अभ्यास बच्चों को बार बार कराते हैं, बार बार उन चीजों का बच्चों को अभ्यास कराया जाता है, तो वो जो ज्ञान होता है वो बच्चों में, बच्चों के दिमाग में स्थायित्व लाता है। उससे क्या होता है, उनकी मानसिक क्षमता जो होती है वो काफी अच्छी होती है अगर आप अभ्यास कराते हैं। अभ्यास कराने से क्या नहीं आता है आपको तो पता ही है। अभ्यास इसलिए जरूरी होता है, जैसे हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो बच्चों को भी अभ्यास कराना चाहिए जिनसे उनका ज्ञान जो है वो स्थायी बना रहे। फिर आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत मतलब कि बच्चों को जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाओ। मतलब खंडों में विभाजित करके पढ़ाओ। ऐसा बच्चा तो अभी छोटा है तो अभी आप उसको पूरा स्टोरी सुना दोगे
और पूरा लेसन ही उसको पढ़ा दिया, उसको समझ में तो कुछ नहीं आया। तो बच्चा तो भी छोटा है, तो उस बात का आपको ध्यान में रख करके कक्षा में शिक्षण देना है। तो उनको खंडों में विभाजित करके, जब आप छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको इजीली समझ पाते हैं। ये है आपके विभाजन का सिद्धांत। आई थिंक आपको ये शिक्षण के सिद्धांत समझ में आए होंगे, कुछ इसमें है नहीं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि पेडागॉजी जो होती है वो समझने वाली ही चीज होती है, वो रटने वाली चीज तो होती नहीं कि आपने रट लिया और आपको आ गई। ठीक है, अभी हम आते हैं, इसके कुछ सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र। बिना फॉर्मूले के आप मैथ्स लगा सकते हो? शायद कोई लगा सकता हो, मुझे तो, मैं तो नहीं लगा सकती भाई। ठीक है, अभी हम आते हैं शिक्षण सूत्र पे कि शिक्षण सूत्र क्या होता है। जैसे मैथ्स होता है तो मैथ के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिस पर हम मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह शिक्षण जो है, जो बच्चों को पढ़ाना है, एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके सूत्र क्या है, ताकि आप बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सको और एक आप अच्छे शिक्षक बन सको। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल से जटिल की ओर। जटिल की ओर मतलब जो चीजें इजी हैं, जो चीजें सरल हैं, जो बच्चों को समझ में आती है, पहले हम उन चीजों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जो जटिल है, जो बच्चों को नहीं आती है, उन चीजों को पढ़ाएंगे। तो कनेक्ट करते हैं हम एक दूसरे से, सरल से जटिल की ओर। जो चीजें इजी हैं पहले उसको बताएंगे और उसके बाद जो चीजें जटिल है उसको बताएंगे। जैसे आप बच्चों को संज्ञा पढ़ा रहे होते हैं तो पहले आप बोलते हैं कि देखो ये ब्लैक बोर्ड क्या है, संज्ञा है, आप क्या हो, संज्ञा हो। तो एज एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हो तो पहले इजी चीजें आप उनको बताएंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि संज्ञा संज्ञा के भेद कितने होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप उनको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो क्या है कि सरल से जटिल की तरफ आप जा रहे हैं। जो चीजें इजी हैं, जो उनको पता है थोड़ी बहुत, उन चीजों को आप बता रहे हैं, फिर आप जटिलता की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब जो चीजें बच्चों को ज्ञात है, ये वही चीज है जो नॉर्मली अगर हम कनेक्ट करें तो ज्ञात मतलब जो चीज, जिन चीजों को बच्चा जानता है पहले से, उन चीजों को बताएंगे। और उसके बाद जिन चीजों को बच्चा नहीं जानता है उसको बताएंगे। मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हम उसे नया ज्ञान देंगे। पूर्व ज्ञान मतलब जो उसको ज्ञात है, जो उसको आता है, और नया ज्ञान मतलब जो उसको नहीं आता है। तो हम उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नवीन ज्ञान का निर्माण करेंगे, जिसको हम ज्ञात से अज्ञात बोलते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसको हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी बोलते हैं। मूर्त अमूर्त क्या होता है? जिन चीजों को बच्चा देख सकता है पहले आपको उसका ज्ञान कराना है। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, जैसे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, स्कूल दिख रहा है, घर दिख रहा है। तो जो चीजें बच्चों को दिखाई देती हैं पहले उसके बारे में बताना है। और जो चीजें बच्चों को दिखाई नहीं देती, बच्चों को क्या, हमें भी नहीं दिखाई देती, अब हम कोई चीज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, तो हम क्या देख सकते हैं कल्पना को? कल्पना किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, ज्यादा खुश मत होइए। तो मूर्त मतलब क्या है कि जो चीज बच्चा देख सकता है उससे कनेक्ट करेंगे आप उस चीज को जिसको बच्चा नहीं देख सकता है। जैसे कि मूर्त क्या होता है, वो काफी इजी होता है क्योंकि बच्चा उसको देख रहा होता है अपने आस पास में। लेकिन जो अमूर्त होते हैं, वो विचार, वो कल्पना, वो सब क्या है, ये अमूर्त चीजें हैं, इसको तो कोई नहीं देख सकता है। तो उनसे कनेक्ट करेंगे। जैसे बारिश होती है, बच्चे को ये तो दिखता है कि बारिश हो रही है। अब बारिश कैसे होती है, अगर ये आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चों के दिमाग में काफी सारी चीजें चलने लगेंगी। उनकी कल्पनाओं का कुछ अंत नहीं होता है, वो बैठे बैठे चांद पे चले जाते हैं। वैसे कल्पनाओं का अंत तो किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, ठीक है। तो वो सोचने लगते हैं उस चीज के बारे में। तो क्या है, वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं।
पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। मतलब सबसे पहले हम एक पूर्ण रूप से उस चीज को पढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, हम कोई कविता पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो पहले हम पूरी कविता को पढ़ाएंगे, उसके बाद उस कविता के छोटे छोटे खंड लेकर, छोटे छोटे पार्ट लेकर हम उन बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने पूर्ण पढ़ाया, पहले पूरी कविता पढ़ाई, अब हम उसके अंश को पढ़ा रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम पूर्ण से अंश की ओर बोलते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित होता है कि बच्चों का जो दिमाग होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके ज्ञान में काफी अनिश्चितता पाई जाती है। मतलब उनको कोई भी ज्ञान के बारे में उनका ये नहीं होता कि उनको पता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो बहुत कुछ वो इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि वो अनिश्चित होता है उनका दिमाग। लेकिन जैसे जैसे उनको ज्ञान मिलता जाता है, जैसे जैसे वो चीजों को सीखते जाते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो निश्चितता की तरफ चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे समझिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब देखते हैं अपने बड़ों को कि हाथ जोड़कर वो भगवान के सामने आंख बंद करके बैठे हैं, तो बच्चे नकल करके वैसे ही करते हैं, क्योंकि बच्चों में नकल करने का जो गुण होता है, अनुकरण करने की जो क्षमता होती है, बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। तो सिर्फ वो देख करके बैठ जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा ऐसे बैठे हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी उनका अनिश्चितता, अब दिमाग में उनके बहुत सारी जो है वो अनिश्चितता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, तो उस चीज को वो समझेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उनका जो मानसिक है, मानसिक जो उनका डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ अनिश्चित से निश्चित की ओर जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब एक तरीके से ये आगमन विधि पे हम इसको समझ सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। क्योंकि जो भी एग्जाम्पल होते हैं, जो भी उदाहरण होते हैं, वो हमेशा विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, उदाहरण देंगे, उसके बाद उसके नियम बताएंगे। वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कि बच्चे को, बच्चा जो जिन चीजों को देख सकता है अपने आसपास में, जिन चीजों को बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उन चीजों से आप रिलेट करोगे उन चीजों को जिसको बच्चा नहीं देख रहा है। मतलब जो उसके लिए प्रत्यक्ष है, जिसको वो देख रहा है, अपने पेड़ पौधों को, घर को, आपको देख रहा है, और ब्लैक बोर्ड देख रहा है, तो इन सारी चीजों को देख रहा है, ये उसके लिए क्या है, प्रत्यक्ष है। अब उससे आप उन चीजों को बताओगे जो अप्रत्यक्ष है, जिसको वो नहीं देखता है। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण क्या होता है, मतलब जब हम किसी चीज को पार्ट में या टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं, वो होता है विश्लेषण। और जब हम उन टुकड़ों को पूरा जोड़ करके पढ़ाते हैं, वो होता है संश्लेषण। जैसे कि पहले हम बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चीजों को बताएंगे। ठीक है, अब जो हमने डिवाइड किया है, जिन चीजों को हमने तोड़ तोड़ के पढ़ाया है, अब पूरा हम उसको मिला करके एज ए समरी बच्चों को समझाएंगे, तो वो क्या होता है, संश्लेषण। जैसे इसको हम समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल। जैसे हम लिखते हैं हिम, हिम धन आलय, ये क्या है, ये जो है आपका, ये आपका विश्लेषण है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका विश्लेषण है, क्योंकि हमने इसके पार्ट्स को बताया, हिम धन आलय। लेकिन जब इसी इसी को अगर हम लिख देंगे हिमालय, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है, इस पे मेरी आदत नहीं है ना, सब कुछ नया है मेरे लिए, आप थोड़ा सा समझिएगा। मुझे खुद ही इसको देख करके बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैं कितना अच्छा लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हिम धन आलय लिखा है मैंने, ये विश्लेषण है। हमने इसको पार्ट्स में तोड़ करके समझा। इसको जब मैंने मिला करके लिखा हिमालय, दोनों को, तो वो क्या हो गया, वो संश्लेषण हो गया। तो संधि के जितने भी एग्जाम्पल्स आप ले लो, संधि क्या है, एक तरीके से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बताएंगे, फिर उस पार्ट्स को पूरा जोड़ करके ऐसा समरी बच्चों को समझाएंगे। तो वो क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण। स्मिथ, ये लास्ट टॉपिक है। ये एक्चुअली भाषा विकास में एक टॉपिक छूट गया था तो मैंने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, ये दोनों लास्ट है। स्मिथ के बारे में बात करते हैं तो इनका कहना था कि जो 1 साल का बच्चा होता है वो लगभग 3 शब्द बोल पाता है, जो 1 साल का बच्चा होता है। जब वो 2 साल का बच्चा 272 और 5 साल में वो 2072 शब्दों को बोल पाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो बच्चा 3 साल में होगा तो वो 1000 शब्दों को बोलेगा, और जब वो 4 साल का होगा तो 1500-1600 अराउंड आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, भाषा विकास के चरण इन्होंने बताए, कुछ स्टेजेस बताए। जैसे जन्म के समय रोना, ये भाषा की सबसे पहली अवस्था होती है। जैसे ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे पहली अवस्था क्या होती है, तो रोना। ठीक है, भाषा की सबसे पहली अवस्था क्या होती है, रोना। तो जन्म के समय रोना। फिर जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है तो वो कूकना शुरू कर देता है। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी सी आवाज आपने सुना होगा। 6 सप्ते में वो होता है। 6 महीने में बच्चे बल बनाना बोलते हैं उसको। 6 महीने में वो हो जाता है, जिसमें बच्चा एक स्वर का यूज करने लगता है। एक स्वर का मतलब वो क ब स ऐसे बोलने लगते हैं बच्चे। ठीक है, और जब बच्चा वो 1 या 1.5 साल का होता है, 12 से 18 महीने जब बच्चा होता है तो वो एक शब्द बोलता है। एक शब्द मतलब तब वो पापा, मम्मी, बाबा, बुआ ऐसे बोलता है। वो 1 या 1.5 साल में हो जाता है। 1.5 से 2 साल में जब बच्चे आते हैं तो वो 2 शब्द और नए शब्द बनाना जानते हैं। आप देखते हैं बच्चे कई शब्दों का निर्माण करते हैं। वो ज़्यादातर केसेस में बच्चों को ही समझ में आते हैं, मम्मी लोगों को समझ में आ जाते हैं। उसके बाद जब पूरी बाल्यावस्था होती है, जो 2 से 6 वर्ष की होती है, तो उसमें शब्द भंडार में बच्चों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो भाषा सीखने की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो पूरी बाल्यावस्था ही होती है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ये उम्र जो होती है इसमें बच्चा भाषा को बहुत जल्दी सीखता है। तो अगर इस एज में बच्चों को सिखाया जाए तो वो 2-3 कई भाषाएं सीख सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब जब भी आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया जाए कि पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना है, तो वो आंसर ज़्यादातर हमेशा राइट ही होता है। क्योंकि बच्चों को हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो उनके प्रीवियस जो उनका पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेट करके ही हम उनको नया ज्ञान देते हैं। क्योंकि जो नया ज्ञान है वो बच्चों के लिए कठिन है, भ्रामक है, क्योंकि बच्चा उसको नहीं जानता। तो जो पहले से बच्चा जानता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़ करके आप बच्चों को नया ज्ञान देंगे। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और अभी ये 4 लेक्चर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर से ही हैं, और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है अभी तक 4 लेक्चर में, सिर्फ उतने में से ही मैंने क्वेश्चन जो है वो अरेंज करके मैंने तैयार किए हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप 4 लेक्चर अगर देखते हैं, तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट, और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों रॉन्ग है और ये क्यों राइट है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त तक चलेगा, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।